तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग क्या, अब तो इवनिंग हो गई है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एफएलएन और निपुण भारत की करने जा रहे हैं। ठीक है, कि ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी चली जाए, इसलिए बिना समय गंवाए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास केवीएस इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूपी टेट एमपी टेट वाले बच्चों के लिए भी बराबर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे बने। कुछ चीज़ें हम लोगों को इसलिए पढ़नी पड़ती हैं ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एफएलएन है क्या। एफएलएन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो होते एफएलएन के हैं लेकिन पता नहीं चलते हैं कि एफएलएन के हैं। ठीक है, वही निपुण भारत का है कि निपुण हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या होती है या निपुण भारत में क्या क्या है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी निपुण भारत वाली होनी चाहिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या पीडीएफ नोट्स चाहिए या ई बुक्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि फुल फॉर्म्स जो होती हैं, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी। एनईपी है क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम लेकर के चलते हैं तो एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो हमारी एनईपी चल रही है वो हमारी 2020 एनईपी चल रही है। एनईपी 2020 में जो आई थी वही हमारी अभी तक चल रही है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 होती है। ये करती क्या है, स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें स्कूल्स को लेकर सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो एनईपी अगर कोई अचानक से पूछ लेता है कि एनईपी है क्यों, ये तो पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन है क्यों, काम क्या है इसका, क्या करती है एनईपी। तो एनईपी क्या करती है, जो हमारी सारी की सारी स्कूलिंग को और हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है वो एनईपी होती है। ठीक है, एनईपी 2020 के अंडर ही एफएलएन आता है। एफएलएन का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये क्या होता है, ये 3 साल क्लास 3 तक के बच्चे के लिए होता है। ठीक है, इसको बेसिक पढ़ना लिखना और गणित सिखाना। ठीक है, ये किस में आता है, हमारा एफएलएन में आता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी का मतलब होता है गणित। तो ये एफएलएन होता है कि एफएलएन पता होना चाहिए कि क्या है। अभी एफएलएन के बारे में हम आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा आराम से पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे एफएलएन के बारे में कि क्यों आया एफएलएन। ठीक है, फिर आता है हमारा निपुण। तो निपुण भारत क्या है, निपुण भारत जो है वो भी एनईपी 2020 के अंदर ही है। और निपुण भारत का जो काम है वो हमारा काम क्या है कि ये पहले तो फुल फॉर्म इसकी समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत मेन चीज़ है। निपुण भारत देखो एनईपी 2020 के अंदर है निपुण भारत। निपुण भारत को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एफएलएन लेकर के आए हैं। ठीक, ऐसे समझ लो बात को। तो निपुण भारत क्या कहता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि हमें 3 साल वो सॉरी क्लास 3 तक के बच्चे को, जो हमारा लगभग लगभग 7 से 8 साल के आसपास का होता है, इस बच्चे को हमको सिखाना है क्या, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसका मतलब समझ सके। जैसे कभी बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन उसका मीनिंग प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से निकल नहीं पाता है, कि जैसे राम कमरे में घुसते ही गिर पड़ा। ठीक है, तो अब इस बात को दुख के हिसाब से पढ़ना है या इस बात में हंसी आनी चाहिए, तो वो बच्चा एक जनरल पढ़ता हुआ चला जा रहा है कि राम कमरे के अंदर आते ही, राम ने कमरे के अंदर आते ही किसी को देखा, राम ने श्याम से ये कहा, इस तरीके से वो पढ़ता चला जा रहा है, उसको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो गोल क्या है कि बच्चे को उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। और न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का यहाँ पर जो मतलब है ये बेसिक मैथ की बात करता है। न्यूमरेसी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को प्रॉपर मैथ आपको सिखा देनी है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ की होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ की होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो टारगेट है निपुण का, ये 2026-27 तक का है, सब बच्चों को बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी देना। ठीक, बाकी इसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या 55% वाले बच्चों की दिक्कत थी, क्या 18% दिक्कत थी, कौन एजुकेशन मिनिस्टर थे, किसने निपुण को प्रोवाइड किया, किसने इंट्रोड्यूस कराया इसको, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही दीक्षा ऐप की बात करें कि दीक्षा ऐप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। दीक्षा ऐप किस लिए है, ये हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें सब आते हैं, दीक्षा में टीचर्स भी आते हैं।
ठीक है, और पेरेंट्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब बताया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को ये बताया जाता है कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। तो ये हमारा क्या होता है, एनसीईआरटी ने शुरू किया है, ये सारा का सारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो ये हमारा दीक्षा ऐप हो जाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये बात इतनी आपको पता होनी चाहिए। अब दीक्षा के बाद बात करते हैं निष्ठा। ठीक है, निष्ठा क्या है? निष्ठा जो है ये टीचर्स के लिए है। निष्ठा क्या है? ये टीचर्स के लिए है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें हमें टीचर की जो ट्रेनिंग होती है या जो स्कूल हेड होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किसमें होते हैं? वो निष्ठा के तहत होते हैं। इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम होता है। इसमें टीचर को बताया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, बच्चे के साथ में कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे आपको चैप्टर को डिलीवर करना है, किस तरीके से आप बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही चीज़ आ रही थी कि जो हमारा 1 to 5 का बच्चा होता है, इसी का डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे तो इसमें निपुण की तो टैगलाइन भी है ना कि निपुण विल हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू रीड सो दैट आफ्टर ग्रेड 3 दे रीड टू लर्न। कि हम बच्चे को अगर पढ़ना सिखा दें तो वो ये सीख जाएंगे कि पढ़ना कैसे है। समझ में आई बात? या फिर अगर हम बच्चों को ये सिखा दें कि पढ़ना कैसे है तो वो आगे अपना पढ़ करके सीख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी सारी बातें करेंगे हम लोग आगे। इतनी बेसिक जो फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू एफएलएन। अब एफएलएन की बात करते हैं कि एफएलएन है क्या, क्यों है। तो एफएलएन हमारा क्या होता है, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात करता है। फाउंडेशनल लिटरेसी में क्या होता है कि वही चीज़ है, अर्थ के साथ पढ़ना, द एबिलिटी टू रीड विद मीनिंग। कि बच्चे को मीनिंग समझ में आना चाहिए। बच्चा पहले पढ़ता रहता था, उसको मीनिंग समझ में नहीं आती थी। ठीक है, वही लिटरेसी है। न्यूमरेसी है कि इसको दैनिक जीवन में बुनियादी गणित आनी चाहिए। और यहाँ पे बात जब गणित की होती है तो अंक गणित की बात होती है। जब गणित की बात यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे हम किस गणित की बात कर रहे होते हैं, अंक गणित की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमको उस गणित से मतलब नहीं है जो बीज गणित या रेखा गणित या ज्योमेट्री, बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें नहीं। बेसिक अंक गणित उसको आनी चाहिए। बेसिक अंक गणित में क्या क्या होता है, देखो पहला तो शेप्स होती हैं। ठीक है, बच्चे को शेप पता होनी चाहिए, बच्चे को मनी पता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को टाइम पता होना चाहिए, टाइम देखना आना चाहिए। ठीक है, बेसिक उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को कक्षा 3 तक सिखा डालते हैं। ठीक है, इसमें ये भाग की बात नहीं करी है एनईपी में, तो प्लस माइनस और गुणा तो आना ही चाहिए बच्चे को, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, एनईपी 2020 जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग बेस, एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशनल स्टेज होती है। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करें चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी ये चीज़ कही गई है कि बच्चे के ब्रेन का 85% जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग 6 से 7 साल की एज में हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल एज होती है वो बाल्यावस्था ही होती है, वो चाइल्डहुड ही होती है। ठीक है, क्योंकि इन्फेंसी में तो बच्चा बोल नहीं पाता है। आफ्टर इन्फेंसी स्टूडेंट लर्न हाउ टू स्पीक, है ना। तो सो दैट यहीं पे बच्चा होता है अपने चाइल्डहुड में। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे को हमें लैंग्वेज सिखा देनी है अच्छे तरीके से, कि वो बच्चा यहाँ से अगर उसका हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आगे उसके लिए उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं जितना फाउंडेशन कमज़ोर होने पे बच्चे को आती हैं। ठीक, फिर आगे बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एफएलएन की। क्योंकि हमारे पास में तो एनसीएफ 2025 एनसीएफ 2005 वाला चल रहा था, शिक्षा नीतियाँ हमारी चल रही थी, बहुत अच्छी चीज़ तरीके से चल रही थी। क्यों ज़रूरत पड़ी? तो टाइम टाइम पर सर्वेज होते रहते हैं, सर्वे होते हैं कि हाँ क्या चल रहा है बच्चों के एजुकेशन में। तो बच्चों में हमने ये देखा, जब सर्वे आया तो 55% बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र के अनुसार पढ़ नहीं पा रहे हैं। 55%, मोर देन हाफ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक देश जिसकी जनसंख्या 150 करोड़ है उसमें इतना एजुकेशनल डेवलपमेंट होने के बाद में, आफ्टर दिस मच ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, 55% ऑफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू रीड। ठीक है, तो अगर 55% बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो ये आगे के लिए उनका नुकसान है, क्योंकि यहीं पे उसका डेवलपमेंट हो चुका है लैंग्वेज का, अब आगे उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप देखिए कि जो बच्चे बचपन में जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ख़राब रह जाती है, कठिन शब्द हिंदी का नहीं पढ़ पाते हैं, उनको लाइफ टाइम हिंदी लिखने में दिक्कत आती है। हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक लाइफ टाइम होती है उनसे, पाई मात्रा गलत होती है, सेम एज इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी उनसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती हैं, लाइफ टाइम होती हैं। ये चीज़ सुधारी नहीं जा सकती। मतलब
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर इस चीज़ को सुधारने के लिए। 55% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट कैन नॉट रीड एज अप्रोप्रिएट, है ना, कि अब जैसे कि एज अप्रोप्रिएट का मतलब हो गया कि अपनी उम्र के अनुसार, कक्षा 5 तक के अपनी उम्र के अनुसार नहीं पढ़ पाते हैं। और 13 से 18% बच्चे जो हैं ये सीखने के स्तर से नीचे हैं, मतलब जो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से जो करिकुलम डेवलप किया गया कि क्लास 3 के बच्चे को इस तरीके इतना नॉलेज होना चाहिए, 5th के बच्चे को इतना होना चाहिए, 8th के बच्चे को इतना होना चाहिए, उससे लेवल है, मतलब उस लेवल से नीचे है, मतलब बिलो एवरेज वाली बात जो आ जाती है कि क्लास कक्षा, जैसे अब एनईपी में हमसे ये चीज़ कही गई एफएलएन में कि कक्षा 3 के बच्चे को जो है गुणा आना चाहिए, जोड़ घटाना और गुणा आना चाहिए, और 9999 तक की गिनतियाँ आनी चाहिए, 60 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट उसको पढ़ना आना चाहिए क्लास 3 के बच्चे को। तो ये जो 13 से 18% बच्चे थे ये इस ग्रेड से भी नीचे थे कि वो 60 शब्द प्रति मिनट नहीं पढ़ पा रहे थे कक्षा 3 के बच्चे, है ना। और 3 का बच्चा लगभग 9 साल का होता है। अगर 6 साल में कक्षा 1 में पहुंच रहा है तो 3 साल मतलब कक्षा 3 में बच्चा लगभग हमारा 9 साल का होता है। तो ये दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, भविष्य की शिक्षा के लिए मजबूत आधार आवश्यक है, इसलिए 5 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो फाउंडेशनल स्किल से नीचे हैं। 5 करोड़ स्टूडेंट के पास में फाउंडेशनल स्किल्स नहीं है, बच्चे बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए हमको एफएलएन की ज़रूरत पड़ी। एफएलएन की हम लोगों को ज़रूरत किस लिए पड़ी थी, एफएलएन की ज़रूरत इसलिए पड़ी। फिर आगे बढ़ते हैं, एफएलएन के बाद में हमारा आता है निपुण भारत। निपुण भारत और एफएलएन लगभग सेम चीज़ें हैं, ठीक है। निपुण भारत मिशन हमारा कब कितना, जितना देखो निपुण भारत के बारे में जितना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अभी मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्च कब हुआ है, ये हमारा 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ है। उस समय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो रमेश पोखरियाल थे। वो कौन थे, रमेश पोखरियाल थे। अब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है, ये आप कमेंट में बताओ। इसका टारगेट क्या है, 2026-27 तक हमको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी देनी है बच्चों को कक्षा 3 तक। और इसका ये याद रखिएगा जो स्लोगन है, ये केवीएस इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपी टेट और एमपी टेट वाले बच्चे भी इसको याद रखें। निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना, कि हर बच्चे को क्या आनी चाहिए, भाषा समझना, समझे भाषा और गणना। निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना। तो ये चीज़ भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद में आता है, अब यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट इससे पहले भी था, लेकिन इससे पहले वाला हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है कि बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। साक्षरता को आप डिफाइन कैसे करते हैं कि एक बच्चा हिंदी में पढ़ लेता है कमल, मिला मिला के उसने पढ़ लिया कमल, घर चल, ठीक है, बिना मात्रा के शब्द उसने पढ़ लिए, ठीक है। क्या ये साक्षरता है? एक बच्चा जो अपना सिर्फ नाम लिखना जानता है, क्या ये साक्षरता है? व्हाट इज लिटरेसी, हाउ कैन यू डिफाइन लिटरेसी, है ना। तो एफएलएन ने डिफाइन किया कि देखो लिटरेसी का मतलब क्या है, कि बच्चे को ओरल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ना चाहिए, समझ के साथ पढ़ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 5 घटक हैं इसके। पहला क्या है, बच्चे की ओरल लैंग्वेज, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो जाता है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। डिकोडिंग, अच्छा ये डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब होता है कि वो समझ पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही गई है ना, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही गई है। फिर उसमें फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब है स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ पा रहा है, कि वो अपनी बात को कह पा रहा है, तो उसकी मौखिक लैंग्वेज आनी चाहिए उसको। उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब मिस्टेक को मिनिमम किया जा सके, कि स्पीड इज़ नॉट अ पेरी, ज़रूरी नहीं है कि स्पीड में कोई पढ़ता चला जा रहा है, गलत पढ़ता चला जा रहा है तो भी वो भी साक्षर है, स्पीड में पढ़ो, ठीक है, लेकिन आप मतलब एक्यूरेट पढ़िए, इस तरीके की बात है। फिर राइटिंग आती है कि उसमें एक्सप्रेस अपने थॉट को लिख के बता पाए, जैसे मौखिक ओरल लैंग्वेज हो गई, वैसे ही रिटन होनी चाहिए। रिटन में ज़रूरी नहीं है कि बहुत कठिन वर्ड का ही यूज़ करे वो, है ना, कि बच्चा एक, उसको आप बता रहे हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ लिख के दिखाओ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत टफ शब्द का इस्तेमाल करे, या बहुत टफ लैंग्वेज को फ्रेम करे, या बहुत टफ आंसर अपना फ्रेम करे, क्योंकि आंसर फ्रेमिंग वाली बात आती है ना, तो ये होता है कि वो बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट लेकिन बच्चे अपने जो थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं वो उनको एक्सप्रेस कर पाए थ्रू ओरल एंड रिटन, ठीक। पढ़ते समय वो बेसिक चीज़ों को, कॉम्प्रहेंशंस को पढ़ पाए, उसका मीनिंग समझ पाए, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो समझ पाए, और उसमें
फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी विद एक्यूरेसी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद में संख्या में 5 चीज़ें संख्या में भी है कि कैसे न्यूमरेसी को आप डिफाइन करेंगे, बच्चे को क्या आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चे को प्री नंबर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। प्री नंबर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि शेप, जैसे आपने बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, तो बच्चे को ये छोटा बड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर इस तरीके से बनाया। तो इस तरीके से ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे बड़े और छोटे का हिसाब लगाना आता है बच्चे को। ठीक है। फिर संख्या और संचालन, नंबर एंड ऑपरेशंस बच्चे को आने चाहिए। नंबर एंड ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, जो प्लस माइनस गुणा भाग होता है, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बच्चे को आना चाहिए। ये हमारे गोल में ही आ रहा है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे के एडमिशन से पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए। बच्चे को 3rd ग्रेड तक ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आकार और स्थानिक समझ, ठीक है। शेप्स बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। शेप्स पता होनी चाहिए, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। इसीलिए 1 to 5 के सिलेबस में भी शेप्स हैं। 1 to 5 के सिलेबस में एनसीईआरटी ने शेप्स जो है वो दे रखी है। बच्चे को शेप्स पता होनी चाहिए कि कौन शेप कैसी है, और इनमें भी बहुत डीपली नहीं पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उसको स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने रटा दी कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, बीच में 2 डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल पे भी एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। नहीं, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है तो ये स्क्वायर है ना। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शेप्स की। उसको ये पता होना चाहिए कि ये सर्कल है, उसे ये पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल है। ठीक है। अब हम इसमें बता रहे हैं कि नहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बच्चे को बताना ही पड़ेगा, नहीं बताना है आपको। सिर्फ ये बताना है कि कोई भी जो हमारी शेप होती है, अगर वो 3 लाइन से कवर है तो वो हमारी ट्रायंगल होगी। 4 लाइन से कवर है और चारों लाइनें बराबर हैं तो ये हमारी स्क्वायर होगी। ठीक है। फिर बच्चा ट्रायंगल पूछ सकता है कि रेक्टेंगल पूछ सकता है कि सर रेक्टेंगल भी तो 4 लाइन से कवर होता है। तो आप बताएंगे कि देखो रेक्टेंगल में आमने सामने की बराबर होती हैं, इसलिए ये वाली बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे के साथ में। ये केवीएस के इंटरव्यू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने बताया। ठीक है। फिर बात करते हैं, बच्चे को मेज़रमेंट आना चाहिए। अब मेज़रमेंट में भी यह है कि फॉर्मल मेज़रमेंट की तरफ नहीं ध्यान देना है हमको। बच्चे को पहले इनफॉर्मल मेज़रमेंट सिखाना है। इनफॉर्मल मेज़रमेंट क्या होता है, जो बच्चा हाथ से नापता है, नहीं बालिस्ट कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसी को हैंड स्पैन बोलते हैं, हैंड स्पैन या एक बालिस्ट, है ना। तो उस तरीके से उंगली से जो नापते हैं हम लोग, अंगुल जिसको बोलते हैं, बच्चे को अंगुल से नापना आना चाहिए। मतलब कुल मिला के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं किसी चीज़ की लेंथ या हाइट को मेज़र कर सकता हूँ। ये हो गया इनफॉर्मल मेज़रमेंट। फिर उसके बाद में इनफॉर्मल के बाद में हमें बेसिक यूनिट्स बच्चे को बतानी है कि मीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, लीटर क्या है, किलोग्राम क्या है ना। तो ये बेसिक मेज़रमेंट बच्चे को पता होना चाहिए। फिर डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग में भी वही चीज़ है कि हमें बच्चे को जो है डेटा साइंटिस्ट नहीं बनाना है, लेकिन बच्चा टेबुलर डेटा को जो है नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर सके, नॉर्मल डेटा को टेबुलर डेटा में कन्वर्ट कर सके। ये कैसे होगा और इसमें क्या क्या बताना होता है। देखो, जैसे आपने 1 to 5 की बुक्स देखी होंगी। 1 to 5 की बुक्स में क्या होता है कि एक जैसे, एक सेकंड ही हमारा बोर्ड थोड़ा सा साफ हो जाए। हाँ, ये सही है। इस तरीके से बॉल बनी हुई है, ऐसे बॉल बनी हुई है, और ऐसे यहाँ पे ऐसे चौकोर से बने हुए हैं। फिर वहाँ पे एक्सरसाइज में क्या होता है, एक ऐसे टेबल दी होती है, उसमें ऐसे बॉल बना होता है, ऐसे चौकोर बना होता है, यहाँ पे लिखा होता है नंबर ऑफ शेप्स। तो अब बच्चा क्या करता है, बॉल गिनता है 1 2 3 4 5, इसमें लिखता है 5, 1 2 3, इसमें लिखता है 3। इस तरीके का डेटा हैंडलिंग, इस तरीके का डेटा मैनेजमेंट, या बॉल के सामने 5 बनाए, इसके सामने 3 बनाए, तो बच्चे से कहो कि ठीक है ये सारे बना के रखो, तो वो एक पेपर पे ऐसे 5 बॉल बनाएगा, ऐसे 4 ये बनाएगा। या सेब बने हुए हैं ऐसे, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, ठीक है, एप्पल बने हुए हैं, ऑरेंज बने हुए हैं, तो इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बच्चे को आना चाहिए। इस तरीके का डेटा हैंडलिंग बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएलएन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होने चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ टीचर, देन यू हैव टू नो अबाउट एफएलएन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएलएन। क्या होता है कि जो पहला है, एफएलएन का उद्देश्य है कि प्रारंभिक बचपन का विकास करना, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। क्यों करना? क्योंकि इसी पे बच्चे का सारा का सारा अपकमिंग जो भी लाइफ है वो डिपेंड करती है उसके चाइल्डहुड पे।
सारी की सारी अपकमिंग लाइफ किस पे डिपेंड करती है, चाइल्डहुड पे डिपेंड करती है। इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे के प्रारंभिक बचपन के विकास पे ध्यान देना है। सार्वभौमिक पहुंच का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस में क्या होता है कि हमें हर बच्चे तक पहुंचना है। हमारे लिए कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे अमीर या गरीब नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चे कमज़ोर या होशियार भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें सारे बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी को रखना है। लोग बड़े होके जो है वो कुछ सही रास्ते पे जाते हैं, कुछ गलत रास्ते पे जाते हैं, पर लेकिन कोई बच्चा जो है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं होता है। वो अपने हिसाब से एकदम सही चल रहा होता है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरीके से उसको डील किया जाता है, वो उसी हिसाब से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सार्वभौमिक पहुंच मतलब यूनिवर्सल एक्सेस। इसमें हमें क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, ओके। फिर सीखने की खाई को कम करना। खाई की बात यहाँ पे आता है, जो लर्निंग गैप की बात आती है। जैसे कोरोना टाइम पे क्या हुआ था कि जो पैसे वाले घर के बच्चे थे या जिनके वो थे, तो वो तो अपनी ऑनलाइन स्कूलिंग उनकी चलती रही, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सा जिनके पास में डिजिटल सोर्सेज नहीं थे, डिजिटल रिसोर्सेज नहीं थे, या थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी जिन बच्चों के साथ में, तो उन बच्चों की पढ़ाई कोरोना में बहुत डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से एक गैप आया है, ठीक है। एक तो ये गैप हो गया जो कोरोना की वजह से आया। एक जो वैसे भी हमारी सोसाइटी में वर्ग संघर्ष वाली बात चल रही है कि एक अच्छे घर के बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है 6 से 7 साल में, वो जो कहीं दूसरा बच्चा होता है उसकी 6 to 7 की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो गैप आ गया है, ठीक है, इस गैप को फिल करना, इसीलिए जो है हम लोग वो एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसको बोला जाता है विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम में क्या चीज़ होती है कि क्लास फर्स्ट में एडमिशन से पहले बच्चे को 3 महीने पढ़ाया जाता है ताकि वो क्लास फर्स्ट के लिए तैयार हो सके, है ना। फिर इसका अगला जो हमारा वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। कि बच्चे का जब बेसिक अच्छा होगा तो फिर वो बच्चा वैसे भी अच्छा काम करेगा। जब उसका बेसिक क्लियर होगा तो स्ट्रांग कोर, अगर उसकी कोर स्ट्रांग होगी तो वो बेटर फ्यूचर ग्रेड्स होंगे उसके। लाइफ स्किल की बात करें, लाइफ स्किल सिखानी है बच्चे को। लाइफ स्किल मतलब कम्युनिकेशन, हाइजीन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसके अलावा आता है रिस्पेक्ट, कि हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। ये सारी की सारी टीचर की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा आधा टाइम घर पे रहता है, आधा टाइम स्कूल में रहता है, तो ये सारी की सारी टीचर की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप करना। सेल्फ केयर, इसीलिए इस कॉलेज में, स्कूल्स में क्या होता है, 1 to 5 के बच्चों के नाखून चेक किए जाते हैं, नाखून कटे कि नहीं, बाल कटे कि नहीं, कपड़े गंदे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में बचपन से अगर आपने हाइजीन की आदत डाली तो बच्चे में हाइजीन रहेगी, वरना वो हाइजीन की आदत उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। फिर प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन, मतलब अगर हमको अर्ली एज में किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है, लैंग्वेज से रिलेटेड या न्यूमरेसी से रिलेटेड या अदर कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है, तो उसको दूर करना आसान होता है ना। जिस चीज़ को बोलते हैं निप इन द बड, है ना। तो निप इन द बड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रारंभ में रोक देना। कि शुरुआती समय में हमें अगर बच्चे की कोई भी ऐसी आदत पता चलती है कि जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाएंगी चीज़ें, तो हम उस चीज़ को उसको उसकी रेमेडी कर सकते हैं, है ना। कि इसमें आपने पढ़ा भी होगा डायगोनल टेस्ट क्या होते हैं, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो ये यहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें 20 साल के किसी बच्चे को ये पता चला कि उसकी राइटिंग ख़राब है, तो उसकी राइटिंग अब नहीं सुधारी जा सकती। लेकिन अगर हमको 5 साल या 6 साल में ही पता चल गया कि कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में गंदी राइटिंग लिख रहा है, तो हम उसकी राइटिंग वहीं से सुधार सकते हैं। किसी बच्चे को बोलने में प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत आ रही है, तो हम वहाँ पे बच्चे पे काम कर सकते हैं और उसका प्रोनाउंशिएशन अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास में 22 साल का कोई बच्चा आकर के कहे कि मेरी राइटिंग सुधारनी है, सुधर जाती है, ऐसा नहीं है कि सुधरेगी नहीं, लेकिन फिर वहाँ पे मेहनत उसको ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि 22 साल के बच्चे के पास में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। छोटे बच्चे को क्या है कि आप उस पर पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं और वो भी फोकस कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं शिक्षकों के लिए समर्थन, टीचर सपोर्ट, राइट टूल्स एंड ट्रेनिंग फॉर एजुकेटर्स, मतलब इसमें टीचर के लिए ट्रेनिंग और टूल्स का मतलब वही हो जाता है कि टीएलएम प्रोवाइड कराना, ताकि टीचर जो है वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, है ना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में अगला जो आता है, अगला 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 अच्छा, अगला देखो यूपी टेट आ गया। यूपी टेट नहीं आ गया है, यूपी टेट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है एक, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10,000 प्लस है, मतलब 10,000 तो मैंने लिख दिया।
जिसमें 5000 तो ई बुक के क्वेश्चन है। 5000 ई बुक के मतलब 500 इंटू 5 MCQ, 500 MCQ क्वेश्चंस की 5 ई बुक, और 500 इंटू 5 वन लाइनर। वन लाइनर आपको पढ़ने के लिए, MCQ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। उसके अलावा 20 जो है ये आपके पास में मॉक टेस्ट होंगे। 20 मॉक टेस्ट हर संडे को आप लगाइए आराम से, जो उसके आंसर हैं वो देखिए। उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन देखिए उनका। ठीक है, डेली प्रैक्टिस MCQ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, ग्रुप में ऐड होते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस कम से कम 100 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वो मान के चलिए कि तो 5000 ये हो गए, और 20 इंटू 150, 3000 ये हो गए। मतलब 150 क्वेश्चन के मॉक है ना, 3000 ये हो गए, 8000 क्वेश्चन ये हो गए। प्लस क्या है कि डेली प्रैक्टिस MCQ आपको मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। टोटल 100 लगभग आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो चैप्टर वाइज होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो इस तरीके से है। इसका जो प्राइस है वो 249 है। बाकी सिर्फ MCQ वाला भी है कि अगर आपको सिर्फ MCQ लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बात करते हैं, वरना अगले में मैं लगा दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ MCQ लेना चाह रहे, मतलब MCQ लेना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे सिर्फ ये ई बुक चाहिए MCQ और वन लाइनर की, बाकी मॉक टेस्ट मैं अपने लगा लूँगा, तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। बाकी 249 अभी है, कब तक है पता नहीं, हो सकता है बाद में प्राइस इसका बढ़ जाए। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे KVS NVS आ गया। अच्छा, KVS NVS भी है। KVS NVS का ये है कि देखो, KVS NVS के लिए आपके लिए मेरे पास में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट तो ये है कि हमारा जो फ्री गाइडेंस का एक बैच चल रहा है। ठीक है, फ्री गाइडेंस, एक हमारा फ्री गाइडेंस का बैच चल रहा है, और दूसरा पेड मेंटोरशिप का बैच चल रहा है। फ्री गाइडेंस बैच में क्या है कि आप फ्री गाइडेंस में आपको जो चीज़ें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी दिक्कतों के आंसर आपको मैं देता हूँ। पेड मेंटोरशिप में क्या क्या चल रहा है कि हमारे पास में टीचर्स की एक टीम है, और जो टीचर जिस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है, या जिस टीचर को जिस फील्ड में ज़्यादा बेटर नॉलेज है, वो आपको गाइडेंस देता है। पेड मेंटोरशिप 1-on-1 है, कि ऐसा नहीं है कि हम आपको किसी एक ग्रुप में ऐसे बंद कर देते हैं, उसमें हमने 50 बच्चे कर रखे हैं, उन 50 बच्चों में कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, हम उसका आंसर दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पेड में 1-on-1 का मतलब है कि एक बच्चा पर्टिकुलर सेपरेट तरीके से टीचर से बात करेगा, वो टीचर उस बच्चे को उस बच्चे के हिसाब से गाइडेंस देगा। कि जैसे वर्कबुक मैंने एक दे रखी है, उसमें 60 क्वेश्चन है इंटरव्यू के रिलेटेड, तो उन 60 क्वेश्चंस को हर बच्चे के बैकग्राउंड के हिसाब से लिखवाया गया है। कि जो बच्चे पेड में है, कि किसी बच्चे की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उस एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, किस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, उनको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस चल रही है, कि टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करता है बच्चे के साथ में, ताकि बच्चे का हेजिटेशन निकले। तो ये हमारे पेड वाले में है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप बात करिए, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, क्योंकि अभी वीडियो चल रही है, तो क्लास पूरी कंप्लीट करनी है। तो फ्री ग्रुप में क्या है, फ्री ग्रुप में भी आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर मिलेंगे। वर्कबुक आपको फ्री ग्रुप में भी मिल रही है, आप अपने क्वेश्चन लिखिए है, आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करेंगे, मैं उनको चेक करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें चेक नहीं करूँगा, डेडिकेटेड आपका इंट्रोडक्शन लिखवाऊँगा अगर आपको इंट्रोडक्शन में कहीं पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, देन वी विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। ये सारी चीज़ें हैं। पेड में क्या है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल जो है वो ई बुक दे रखी है, डेडिकेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। क्योंकि इंटरव्यू में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द योर टोन। ठीक है, द ये वो एवरीथिंग विल बी सीन इन इसमें। और जो हमारे इंटरव्यू के पेड बैच की फ़ीस है वो फ़िलहाल के लिए 999 है। ठीक है, बहुत ही कम फीस है। 999 में आपको 999 में समझिए 1-on-1 गाइडेंस के लिए एक टीचर मिल जाएगा। एक टीचर जो आप पे ध्यान देगा, सिर्फ जो आपको आपके हिसाब से बताएगा कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि 500 बच्चों का इंट्रोडक्शन सेम नहीं हो सकता, 500 बच्चों ने सेम कोर्स नहीं किया है। 500 के 500 BSc वाले तो है नहीं कि एक इंट्रोडक्शन लिख के मैं सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दूँ। किसी के पास कोई सब्जेक्ट है, किसी की स्ट्रेंथ कुछ है, किसी की स्ट्रेंथ कुछ है, किसी की हॉबी कुछ है। तो आपकी हॉबी के हिसाब से आपकी हॉबी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से पर्सनली एक बच्चे पे काम होता है, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसीलिए मैंने इंटरव्यू बैच का, इसका नाम इंटरव्यू बैच नहीं रखा, ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि इंटरव्यू को कैसे वो करना है। इसके लिए भी आपको लिंक जो है टेलीग्राम की मिल जाएगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उधर आके फिर प्रॉपर आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि लक्ष्य है क्या। जैसे हम लोगों ने अभी बात करी कि बच्चों को इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए।
तो अब कक्षा 1 के बच्चे को ही थोड़ी ना हम सारा कुछ समझा देंगे भाई, बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो इसके लिए जो लक्ष्य है बाल वाटिका में क्या है, बाल वाटिका में बच्चे को अक्षर और ध्वनियाँ पहचानना आना चाहिए, 2-3 अक्षरों वाले शब्द को पढ़ना आना चाहिए। बच्चा लगभग 2-3 अक्षरों वाले शब्द पढ़ ले, जैसे मैंने बताया ना र म न, बच्चे ने रमन पढ़ लिया, र म न घ र चल, मतलब इस तरीके से बच्चे को पढ़ना आना चाहिए बाल वाटिका में। पढ़ना, बोलना नहीं, क्योंकि बोल तो सीख रही, बोलना तो सीखा ही है, तभी तो आया है बाल वाटिका। ठीक है, 10 तक अंक आने चाहिए, 1 से 10 तक गिनतियाँ आनी चाहिए, किसमें, बाल वाटिका में। और उसको और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना आना चाहिए। मैंने बताया था ना कि वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब आपने उसको 4 शेप दिए, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में शेप्स को लगाना आना चाहिए। उसको गिनतियों का ये नहीं है कि वो 1 2 3 4 वो मतलब 1 से 10 तक सुनाए, फिर 10 9 8 7 6 5 5 उल्टी सुनाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको शेप्स लगाने आने चाहिए। कक्षा 1 में क्या आना चाहिए बच्चे को, कक्षा 1 में 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य को पढ़ना। वही चीज़ जैसे मैंने बताया, बस पर चढ़, है ना, इस तरीके के उसको पढ़ने आने चाहिए। 99 तक की गिनती आनी चाहिए, पढ़ना लिखना, और उसको सिंपल जोड़ और घटाना आना चाहिए। कब तक, कक्षा 1 तक। कक्षा 2 में क्या आना चाहिए, अर्थ के साथ पढ़ना और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ना। पर मिनट 45 से 60 शब्द वो पढ़ पाए और उनका अर्थ समझ पाए कक्षा 2 में। गिनती में क्या है कि 999 तक की पढ़ना आना चाहिए और 99 तक का घटाना आना चाहिए। जो 2 अंकों का घटाना होता है कि जैसे 99 में से आपने 82 घटाने को दे दिया, इस तरीके से 2 अंकों का घटाना आना चाहिए। फिर कक्षा 3 में क्या है, अर्थ के साथ पढ़ना, कितना पढ़ना, 60+ शब्द प्रति मिनट, 60 से ज़्यादा शब्द पर मिनट बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। और 9999 तक पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन इसको आ रहा है, इसका मतलब जोड़ और घटाना पहले सीख चुका है। देखो, सरल जोड़ और घटाव सीख चुका है, 2 अंकों तक घटाना यहाँ सीख लिया, अब यहाँ पे गुणा सीख लिया। तो इतना जो है ये गोल है, इतना बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे हमारा विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या प्रवेश किस लिए था कि जब बच्चा हमारा बाल वाटिका पार करता है ना। अच्छा, पहले यही समझ लो कि इसका निर्माण किसने किया है, एनसीईआरटी ने किया है। अवधि कितनी होती है, 3 महीने होती है। ठीक, अब तुम मेरी बात समझो, इसको छोड़ो। जब बच्चा बाल वाटिका पास करता है और कक्षा 1 पे जाता है, तो बाल वाटिका और कक्षा 1 के बीच में 3 महीने तक, 3 महीने तक हमें बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है। पढ़ाना कैसे है, प्लेवे मेथड से। ठीक है, प्लेवे मेथड से हमको बच्चे को पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, बच्चे को बेसिक चीज़ें पढ़ानी है जो हमने बाल वाटिका में पढ़ाई हैं, ताकि वो कक्षा 1 के लिए तैयार हो जाए, है ना। बाल वाटिका में जैसे उसको हिंदी पढ़ाई है, गणित पढ़ाई है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा मैं। वो सब बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाना कितना है, ऐसे याद रखो, देखो 3 महीने पढ़ाना है, 3 महीने पढ़ाना है, 4 घंटे पढ़ाना है, 4 घंटे पर डे पढ़ाना है, 4 घंटे पर डे पढ़ाना है, और 5 दिन पढ़ाना है, 5 दिन पढ़ाना है। कितने में, पर वीक, एक सप्ताह में 5 दिन पढ़ाना है। तो 3 महीने पढ़ाना है, 4 घंटे पढ़ाना है और 5 दिन पढ़ाना है, 3 4 5, है ना, कक्षा 1 में बच्चे को प्रवेश देने से पहले। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि 3 घंटे पढ़ाना है, 3 महीने पढ़ाना है, 4 घंटे पर डे पढ़ाना है और 5 दिन एक सप्ताह में पढ़ाना है। फिर कैसे पढ़ाना है, खेल आधारित पढ़ाना है। खेल आधारित मतलब प्ले बेस्ड, डिज़ाइन टू प्रिपेयर चिल्ड्रेन FLN थ्रू अल्फ़ाबेट साउंड कलर शेप बिफोर फॉर्मल स्कूलिंग बिगिंस। जब स्कूलिंग से पहले बच्चे को ये शेप्स वगैरह पता होनी चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया विद्या प्रवेश। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना PPT आपको वहाँ मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी बताओ, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सब मिलता है। फिर ELPS अप्रोच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ये FLN के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, मतलब FLN के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ELPS अप्रोच क्या कहती है कि हमें अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है तो वो चीज़ बच्चे को दिखा दो, वो चीज़ बच्चे को टच करा दो। हमें बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है तो उसको एक्सपीरियंस दे दो। हमें बच्चे को कोई चीज़, हाँ, अब ये चीज़ मैथ में नहीं हो सकती, क्योंकि मैथ जो है ये हमारा जो सब्जेक्ट यही अमूर्त है ना, तो मैथ में नहीं हो सकती। लेकिन EVS में तो हो सकती है। हम EVS में बच्चे को रियल ऑब्जेक्ट दिखाओ, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका 3D मॉडल भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने जो ऑब्जेक्ट दिखाया है, इसके बारे में लैंग्वेज का यूज़ करो। इसके बारे में लैंग्वेज का यूज़ मतलब ये चीज़ बच्चे को समझाओ लैंग्वेज के थ्रू, आप उसको डिस्क्राइब करिए, स्पोकन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने जैसे ईंट ही पढ़ा दी है, ईंट है मान लो, तो बच्चे ने ईंट को छू के देखा, बहुत सारी चीज़ें वो ईंट को छू के समझ जाएगा कि ईंट जो है वो सॉलिड होती है, मिट्टी से बनी होती है, इसका जो शेप होता है वो ऐसे होता है। वो भले उस चीज़ को रेक्टेंगल कहे,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यहाँ पे क्यूबॉइड ही बताए, लेकिन उसको उसका शेप जो है उसका दिमाग में आ गया ना ईंट का। फिर उसके बाद में इसको भाषा से, अपनी भाषा से बताओ कि ईंट का जो यूज़ होता है वो मकान बनाने में होता है, ये ऐसे बनती है, भट्ठी में बनती है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसको पिक्चर दिखाइए, पिक्चर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ईंट का हर जगह यूज़ उसको ले जा के दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना पिक्चर दिखाइए कि ईंट से देखो ये मकान बना है, इसकी देखो सारी दीवारों की ईंट दिख रही हैं, जो भी चीज़ आपको पढ़ानी। उसके बाद में उसके लिए सिंबल बना दो। अगर अब ईंट के लिए सिंबल नहीं बन सकते ना, सिंबल किसके लिए बनते हैं, जैसे लैंग्वेज में हो गए कि ए ऐसे होता है बेटा, ये बी होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये पॉजिटिव, ये प्लस होता है। कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अच्छा बताओ ठीक है तुम्हारे पास में 2 पेंसिल हैं और पड़ोस वाले बच्चे के पास में भी 2 पेंसिल हैं, तो बताओ टोटल कितनी पेंसिल हो गई। तो बच्चे ने चारों पेंसिल इकट्ठी रखी हैं ऐसे 1 2 3 4, फिर बच्चा गिनता है सर 1 2 3 4। अच्छा हमने क्या किया इन पेंसिल्स का, हमने इसमें एडिशन किया, दोनों पेंसिल को जोड़ दिया। अब जोड़ थोड़ी ना लिखते हैं, देखो ये ऐसा साइन जो होता है ये जोड़ का होता है, ऐसा कहीं भी बना होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। समझ में आई बात, तो उस चीज़ को सिंबलाइज कर देना। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। द प्रूवन पेडागोजिकल पाथ फ्रॉम कंटेंट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये ELPS अप्रोच हो गई। फिर आता है द FLN सपोर्ट इकोसिस्टम, निष्ठा और दीक्षा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इनका फुल फॉर्म अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो निष्ठा क्या होता है, निष्ठा हमारा एक टीचिंग प्रोग्राम है। निष्ठा का फुल निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है, निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कि ये किसके लिए होता है, स्कूल हेड के लिए होता है और टीचर के लिए होता है, जिसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। इक्विप एजुकेटर्स विद स्पेसिफिक पेडागोजिकल फॉर फाउंडेशनल ग्रेड फोकस ऑन होलिस्टिक एडवांसमेंट। कि टीचर को ये बताया जाता है कि आप कक्षा 1 to 5 के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा प्रॉपर डेमो टीचिंग उनको कराई जाती है, पूरी अप्रोच पढ़ाई जाती है कि आप बॉडी के जेस्चर का यूज़ कैसे करेंगे, आप राइमिंग वर्ड्स का यूज़ कैसे करेंगे, आप कविता कैसे सुनाएंगे बच्चों को, आप बच्चों को अगर फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं तो कैसे लेकर के जाएंगे, आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इस टाइप से। दीक्षा क्या होता है कि दीक्षा तो सबके लिए है, ठीक है, ये ई लर्निंग ऐप है। क्या है, ई लर्निंग ऐप है। इस पर टीचर पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी टीचर पढ़ते हैं कि पढ़ाना कैसे है और बच्चे पढ़ते हैं कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। पेरेंट्स ये पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये सबके लिए होता है, ठीक है। इसका दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये भी अभी मैं पहले बता चुका हूँ। आप वहाँ से सारी पूरी PPT का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये असेसमेंट एंड रिसोर्सेज बताता है बच्चों को, ठीक है। सोचा था वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन होने नहीं दी, जल्द मैंने थोड़ा सा तेज़ स्पीड में बोल के तुम लोगों को बोला है, तुम लोगों को 2x करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों के ख़त्म हो गए हैं पूरी तरीके से। अब क्या है कि अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप वही चीज़ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नोट्स के लिए क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसकी कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ऐसी आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से जल्दी टीचर बन जाइए, ठीक है बच्चों। बाकी आपको आगे के अपने आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। बाकी अब वीडियोज़ आती रहेंगी यूपी टेट सी टेट के लिए लगातार।